हेलो एवरीवन। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लास में हमने अभी तक सिलेबस को डिस्कस किया था और फिर स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा था। ओके, देन हमने लास्ट में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में पढ़ाई की थी, राइट। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमने देखा था कि किसी भी सैंपल पे जब टेंसाइल लोड लगने के कारण उसमें इलोंगेशंस आता है और फिर देन फर्दर लोड इंक्रीज करते जाएंगे ग्रेजुअली, तो वो एक स्टेज पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। वहाँ पे डक्टाइल मटेरियल होने के कारण माइल्ड स्टील कप एंड कोन में फेल करता है, राइट। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जिसे हम सिग्मा एप्सिलॉन कर्व कहते हैं, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है उसमें ओ से ए तक का जो रीजन होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है, राइट। लीनियर कहाँ तक होता है, इलास्टिक रीजन या प्रोपोर्शनल लिमिट तक ये कर्व कैसा होता है, लीनियर होता है। देन स्मॉल लोड इंक्रीज करने के बाद ये परमानेंट मतलब लॉन्ग इलोंगेशन में चला जाता है, मतलब इसमें लार्ज डिफॉर्मेशन आ जाते हैं विद स्मॉल इंक्रीज इन लोड। इतना लोड इंक्रीज करने से इतने डिफॉर्मेशन इसमें आ जाते हैं। इन डिफॉर्मेशन को हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते थे। फिर सी पॉइंट अचीव करने के बाद हमने देखा था कि इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं मोलिकुलर स्ट्रक्चर पे वो रीअरेंज होते हैं, क्रिस्टलाइन रीअरेंजमेंट होने के कारण इसमें वापस एक नई स्ट्रेंथ गेन करते हैं। इस स्ट्रेंथ गेन होने के कारण हम फिर फर्दर लोड इंक्रीज करते हैं, तो उसके प्रोपोर्शनल में उसकी कुछ स्ट्रेन होती है और डी पॉइंट को अचीव करने के बाद वो स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर जोन या नेकिंग जोन में चला जाता है और देन ई पॉइंट पे फेल कर जाता है। तो ये जो डी पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं। बी पॉइंट पे हमारी यील्ड स्ट्रेंथ मिलती है। बी पॉइंट तक हमारा जो स्ट्रक्चर या एलिमेंट होता है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो होता है, वो मेंबर कैसा बिहेव करेगा, इलास्टिक बिहेव करेगा। इलास्टिक बिहेव करने का मतलब क्या होता है कि वहां तक की लोड बी तक लगने के बाद अगर अनलोड करते हैं तो स्ट्रक्चर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेगा। ओके, ये हो गया अब तक हमने जो पढ़ा था। आज की क्लास में हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। मटेरियल की प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, ये मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जैसे कि हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कहते हैं कि इलास्टिक लिमिट तक अगर हम लोड इंक्रीज करते जाते हैं देन अनलोड कर देते हैं, यहाँ तक लोड किया फिर अनलोड करते हैं, तो वापस वो इस ओरिजिन पॉइंट को अचीव करता है। मतलब स्ट्रक्चर की जो लेंथ में इलोंगेशन हुआ था वो वापस अपने डिफॉर्म शेप से ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा, राइट। तो ये जो होता है उसको हम कहते हैं अपनी इलास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन और ओरिजिनल डायमेंशन ड्यूरिंग अनलोडिंग। व्हेन द मटेरियल इज अनलोडेड बिफोर इलास्टिक लिमिट, मतलब इस इलास्टिक लिमिट जैसे कि कोई अपना बी पॉइंट है जहाँ पे एफ आई वैल्यू मिलती है, इससे पहले ही हम लोड को अनलोड कर देते हैं, तो इंस्टेंटली वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करता है। ऐसा नहीं है कि वो आधे घंटे बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, नहीं, तुरंत लोड हटाते ही वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर लेता है, रीगेन कर लेता है। ये प्रॉपर्टी जो होती है वो उस मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी कहलाती है। ओके, इफ द मटेरियल इज लोडेड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, अगर यहाँ पे लोड जो इंक्रीज कर रहे हैं वो इससे ज़्यादा यहाँ तक कर दिया जैसे, तो क्या होगा कि मटेरियल को फिर अपन ने अनलोड किया, तो अनलोड करने के कारण इसके अंदर ये जो अनलोडिंग का कर्व होगा वो वापस ये का सेम ना रखे कुछ अलग बनेगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा। ओके, इसमें परमानेंट स्ट्रेन डेवलप हो गया, मतलब परमानेंट इतना इलोंगेशन इसमें आ गया और इतना तो इसने वापस अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसको रिगेन कर लिया। तो ये जो होती है इसको तो अपन कहते हैं क्या, इलास्टिक सेट, मतलब इतने तो वापस वो इलास्टिकली रिगेन कर गई। पर ये जो है ये क्या हो जाएगी, ए वाली परमानेंट सेट, मतलब इतने तो उसमें इलोंगेशन परमानेंटली हो जाएंगे अगर अपन इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर लेते हैं। ओके, इफ मटेरियल इज, यहाँ पे देखो, इफ मटेरियल इज लोडेड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट देन अनलोडेड, देन द रेजिडुअल स्ट्रेंथ्स, मतलब ये जो स्ट्रेंथ्स होती है उसको क्या कहते हैं, हमारी रेजिडुअल स्ट्रेंथ्स एंड अनलोडिंग कर्व विल बी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल कर्व। ओके, द रेजिडुअल इलोंगेशन ऑफ द बार इज कॉल्ड परमानेंट सेट, इसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट सेट। ओके, तो हमारा जो इलास्टिक मटेरियल जो है वो लीनियर इलास्टिक भी हो सकता है और नॉन लीनियर इलास्टिक भी हो सकता है। लीनियर इलास्टिक मतलब सिग्मा और एप्सिलॉन के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा। ओके, मतलब सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। ओके,
और प्रोपोर्शनल लिमिट हटाने के बाद जो कांस्टेंट आता है वो इस कर्व का स्लोप हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। ओके, तो ये हो गया हमारा लीनियर कर्व के लिए सिग्मा और ई के बीच में रिलेशन। ये रिलेशनशिप को ही हम क्या कहते हैं, हुक्स लॉ। क्या कहते हैं, इसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं हुक्स लॉ। ओके, इसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं हुक्स लॉ। ठीक है, जब हमारा जो कर्व होता है इलास्टिक, नॉन लीनियर भी हो सकता है। नॉन लीनियर मतलब इनके ई और सिग्मा के बीच में जो वेरिएशन होगा वो किसी पैराबोलिक हो सकता है, सर्क्यूलर हो सकता है, हाइपरबोलिक हो सकता है। तो वो ई की प्रोपोर्शन में होगा एक्स के। राइट, मतलब ये लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, एक्स की वैल्यू वन नहीं है, तो वो क्या होगा, नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगा। नॉन लीनियर होने के बाद भी अगर बी पॉइंट से पहले ही हम अनलोडिंग कर लेते हैं तो वो इस ओरिजिनल कर्व को ही प्लॉट करेंगे। मतलब जो अनलोडिंग कर्व है और लोडिंग कर्व है वो दोनों सेम रहेंगे और वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेगा। परंतु अगर हम बियॉन्ड बी पॉइंट, मतलब बी पॉइंट कौन सा, हमारा इलास्टिक लिमिट है, उससे ज़्यादा अगर हम लोड लगाते हैं, मतलब यहाँ तक लोड लगा दिया, लोड की वैल्यू अगर हमारी यहाँ तक होगी और फिर अनलोडिंग करते हैं तो इसमें कुछ रेजिडुअल स्ट्रेन्स आ जाएंगे। इन रेजिडुअल स्ट्रेन में जो इलोंगेशन हुआ उसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट सेट कहते हैं। और जो जितनी स्ट्रेंथ, जितनी लेंथ उसकी रीगेन हो चुकी है उसको ही हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक सेट कहेंगे। ये रेंज जो होगी वो क्या कहलाएगी, इलास्टिक सेट। मतलब वहां तक की डिफॉर्मेशन जो थे वो वापस रिकवर हो गए। ओके, मतलब जैसे हमारा कोई ये एलिमेंट है तो इसमें लोड लगने के कारण इतने डिफॉर्मेशन हो गए, मतलब इतना इलोंगेट हुआ पी लोड लगने के कारण, टेंसाइल है ना। अगर ये लोड जो है वो कौन सा है, विद इन द इलास्टिक लिमिट है, मतलब वो इस बी पॉइंट के अंदर अगर लोडिंग है तो वापस जैसे लोड हटाएंगे वो वापस इस पोजीशन को रिगेन कर लेगा। ठीक है, अगर लोड जो लगा रहे हैं वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाता है और उससे ज़्यादा लोड लगाते हैं तो क्या है कि इसमें कुछ तो वापस रीगेन करेगा और कुछ ना कुछ जो होगा वो क्या होगा, परमानेंट सेट हो जाएगा। मतलब इसका फाइनल जो शेप होगा वो कुछ इस तरह से होगा। मतलब इसमें इतनी तो रिकवरी होगी, इसको हम इलास्टिक सेट कहेंगे। और ये जो इतना रिकवर नहीं हुआ है, जो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया है, उसको हम कहते हैं परमानेंट सेट। इसी को हम रेजिडुअल स्ट्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम रेजिडुअल स्ट्रेन भी कहेंगे। ओके, यहाँ तक के डिफॉर्मेशन को, ये हो गई हमारी इलास्टिसिटी, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी पे पूछे तो। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल बाय विच इट अंडरगोज इनइलास्टिक स्ट्रेन बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। मतलब किसी मटेरियल में हम जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं तो यहाँ तक तो ये क्या इलास्टिक है, इसके बाद अगर लोड इंक्रीज करते हैं तो ये जो है वो पूरा का पूरा इन इलास्टिक इसमें स्ट्रेन है। किसी भी मटेरियल में जब ये स्ट्रेन ज़्यादा रहते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसकी प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है ना। डक्टिलिटी क्या होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ अमाउंट बाय विच द मटेरियल कैन बी ड्रॉन आउट इन टेंशन बिफोर इट फ्रैक्चर। मतलब हमने किसी भी एलिमेंट पे टेंसाइल फोर्स लगाया, उस टेंसाइल फोर्स लगने के कारण इसमें कुछ इलोंगेशन हो गया, मतलब माना कि इसमें कुछ इतने इलोंगेशन हो गए। ठीक है, फर्दर लोड लगाए तो क्या है कि ये कुछ इस तरह से फेल कर रहा है, कुछ इस तरह से ये फेल कर रहा है। ओके, तो मतलब फ्रैक्चर तक इसमें कितने इलोंगेशन हुए, इतना इलोंगेशन हुआ, तो यही उसकी क्या कहलाएगी, डक्टिलिटी कहलाएगी। किसमें कितना ज़्यादा इलोंगेशन होगा उतना डक्टाइल ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना। डक्टाइलिटी मेजरमेंट इज डन यूजिंग टेंशन टेस्ट। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी एलिमेंट को हम प्रेस करते हैं, क्या करते हैं, प्रेस करते हैं या फिर कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं,
इसके कारण क्या है कि इसमें एक्सपांशन होगा, ये फैलेगा। इसकी जो ये फैलने की टेंडेंसी होती है चारों डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में, इसी को हम क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं। ओके, मेलेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म और स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। दिस इज यूजुअली अकर्स बाय कंप्रेसिव फोर्स ड्यूरिंग रोलिंग, प्रेसिंग और हैमरिंग। हैमरिंग करते हैं, रोलिंग करते हैं या फिर प्रेस करते हैं, उस टाइम पे उस मटेरियल में कितने स्प्रेड होने की टेंडेंसी है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं। फिर हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है एनेलिंग। ओके, एनेलिंग क्या होता है कि किसी भी मटेरियल को जब हम वर्क हार्डनिंग मटेरियल कोल्ड वर्किंग करते हैं, कोल्ड वर्किंग क्या होता है कि जैसे कि हमारा आयरन ओर है, इस आयरन ओर को हम जब ब्लास्ट फर्नेस से निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, पिग आयरन मिलता है। क्या मिलता है, पिग आयरन मिलता है। फिर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है तो हमें क्या मिलता है, कास्ट आयरन मिलता है। फिर कास्ट आयरन की फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है, उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया जाता है तो हमें कौन सा मिलता है, कोल्ड वर्क आयरन मिलता है। इस कोल्ड वर्क आयरन जो होता है उसमें ब्रिटलनेस ज़्यादा रहती है। ओके, कोल्ड वर्क आयरन में क्या होता है, ब्रिटलनेस मतलब ज़्यादा रहती है। तो फिर इसको हम फर्दर थर्मल ट्रीट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एनेलिंग कहते हैं। एनेलिंग से क्या है, तो ये क्या होता है कि इसकी जो डक्टिलिटी लॉस्ट हो चुकी है वो वापस हम क्या करते हैं, उसको रीगेन कराते हैं। ठीक है ना, और डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी को भी हम क्या करते हैं, रीगेन कराते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, एनेलिंग करते हैं। तो क्या है, एनेलिंग इज टू रिस्टोर द डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी ऑफ वर्क हार्डन मटेरियल आफ्टर कोल्ड वर्किंग। ओके, तो ये जो हमारी होती है, इस तरह की प्रॉपर्टी जो होती है वो एनेलिंग होती है। ओके, देन हम देखते हैं क्रीप क्या होता है। क्रीप क्या होता है कि द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द मटेरियल अंडरगोस एडिशनल डिफॉर्मेशन। कौन से एडिशनल डिफॉर्मेशन, विद पासेज ऑफ टाइम अंडर सस्टेन्ड लोडिंग। सस्टेन्ड मतलब कांस्टेंट, जब डेड लोड लगता है उसके कारण उसमें एडिशनल डिफॉर्मेशन आ जाते हैं। मतलब क्या है कि जैसे कि हमारा कोई ये बीम है, ओके, या फिर हमने कोई अपना एक एलिमेंट मान लिया जो टेंसाइल फोर्स में है, इस पे ये जो पी फोर्स है वो क्या है, कांस्टेंट है। और विद पासेज ऑफ टाइम पी फोर्स कांस्टेंट होने के कारण इसमें कुछ स्ट्रेन डेवलप हुआ। माना कि वो जो स्ट्रेन डेवलप हुआ कुछ इतना हुआ, यहाँ तक, राइट, इतना स्ट्रेन उसमें डेवलप हुआ। पर क्या है कि विद पासेज ऑफ टाइम इस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है, क्रीप करता है। क्रीप करता है मतलब वो और फर्दर इलास्टिक डिफॉर्मेशंस करने लग जाता है। ठीक है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रीप स्ट्रेन कहते हैं। जैसे कि स्ट्रेन और टाइम का कर्व बनाते हैं तो इनिशियली लोड लगने के कारण उसमें इलास्टिक स्ट्रेन आएंगे, जो कि ये है, राइट, इलास्टिक स्ट्रेन आए। फिर फर्दर लोड इंक्रीज नहीं करें, उसी लोड के हिसाब से ही उसमें स्ट्रेन क्या है, धीरे धीरे मतलब उसका इलोंगेशन क्या है, उसी लोड पे टाइम के साथ बढ़ता जाता है, कुछ इस तरह से। ओके, फिर हमने क्या किया कि लास्ट कितना प्लास्टिक स्ट्रेन हुआ, उसमें स्क्रीप का स्ट्रेन कितना हुआ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो लोड लगाया है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। जैसे ही लोड रिमूव करेंगे तो ये क्या है कि वापस इलास्टिक स्ट्रेन जो थी वो तो रिकवर होगा और उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएंगे। ये जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होते हैं वो क्रीप स्ट्रेन कहलाते हैं, और ये जो इलास्टिक रिकवरी होती है, जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुए थे वो लोड रिमूव करने के कारण रिकवर हो गए। इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्रीप कहलाती है। क्रीप क्या होती है, सस्टेन इलास्टेटिक लोड के अंदर उसमें जो टाइम के साथ डिफॉर्मेशन आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। ओके, फिर क्रीप की तरह ही एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है जिसे हम फटीग कहते हैं। क्या कहते हैं, फटीग। फटीग क्या होता है, द डिटेरियोरेशन ऑफ द मटेरियल अंडर रिपीटेड साइकिल ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मतलब जब उसके अंदर साइक्लिक स्ट्रेस आता है, जैसे कि हमारे कोई ब्रिज है, इस ब्रिज के ऊपर ट्रेन का रिपीटेटिव मूवमेंट होता है। इस रिपीटेटिव मूवमेंट के कारण, साइक्लिक लोडिंग के कारण, जब उसमें जो स्ट्रेन है वो इवेंचुअली बढ़ता जाता है और रिजल्ट क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर क्रैक कर जाए, तो उस प्रोग्रेसिव क्रैक्स को ही हम क्या कहते हैं, फटीग कहते हैं। द डिटेरियोरेशन ऑफ द मटेरियल अंडर रिपीटेड साइकिल ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन रिजल्टिंग प्रोग्रेसिव क्रैक्स, ओके, इवेंचुअली प्रोड्यूसेस द फ्रैक्चर एंड इज कॉल्ड फटीग। ठीक है ना, साइक्लिक लोड के कारण स्ट्रक्चर फेल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, फटीग कहते हैं।
तो फटिग फेलियर जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ लोड कितना है, साइक्लिक लोड कितना है, और नंबर ऑफ साइकिल कितने हैं, कितने रोटेशंस इसके ऊपर लोड के लग रहे हैं, उन दोनों पे निर्भर करता है। ओके, मतलब ये हमारा हो गया स्ट्रेस और नंबर ऑफ साइकिल ऑन लोडिंग विच कॉज फटिग फेलियर। अगर हमारे स्ट्रेस की वैल्यू इस कर्व के इस जोन में है, मतलब इस जोन में, तो हमारा जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और ये जो जोन है ये सारा का सारा कैसा है, सेफ जोन है। ठीक है ना, मतलब हमारी जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो ये है, मान लीजिए एफ आई है। अगर एफ आई के नंबर ऑफ साइकिल इस एन से कम है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट सेफ कहलाएगा। और अगर एन के बियॉन्ड हो गए, मतलब वो उस डेंजर जोन में चला जाएगा, तो मतलब एन की वैल्यू हमने 5 मानी, जैसे एन की वैल्यू हमने 5 मानी, अगर इस पी लोड स्ट्रेस के कारण, पी स्ट्रेस के कारण 5 से ज़्यादा, मतलब हमारे जो नंबर ऑफ साइकिल है वो कहीं यहाँ पे 6 हो गए, तो वो फटीग में फेल कर जाएगा। अगर उसके 4 नंबर ऑफ साइकिल है पी लोडिंग पे तो वो फटीग में फेल नहीं करेगा। तो हमने देखा है कि मतलब हम अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल लगाते हैं, यहाँ पे अगर ये कर्व कहाँ इन्फिनिटी को टच कर रहा है ना, मतलब नंबर ऑफ साइकिल इनफाइनाइट होते हैं किसी डब्ल्यू लोडिंग पे, तो उस लोडिंग पे मतलब आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल भी लगाए लोडिंग के, तब भी वो फटीग में फेल ना हो, तो उस लिमिट को हम क्या कहते हैं, उसकी एंड्योरेंस लिमिट कहते हैं। मतलब एंड्योरेंस लिमिट क्या कहलाती है कि पी लोड, मतलब डब्ल्यू लोड के नीचे, अगर आपके डब्ल्यू लोड के नीचे कितना भी लोड लगाओ और कितने नंबर ऑफ साइकिल लगाओ, वो फटीग में फेल नहीं करेगा। ओके, फिर हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होती है रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है कि मटेरियल की इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेन स्ट्रेन जो होती है, स्ट्रेन एनर्जी, उसको ऑब्जर्व करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, रेजिलियंस। द रेजिलियंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू absorb energy when it is deformed elastically and then unloading will have energy recovered। मतलब अगर हम इलास्टिक लिमिट को मतलब लोडिंग को हटा देंगे तो सारी की सारी जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड हुई है वो वापस रिलीव हो जाएगी। ओके, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में इलास्टिक लिमिट तक का जो कर्व होता है, ये जो शेडेड पोर्शन है वही हमारा क्या शो करेगा, रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहते हैं। इस कर्व का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2। अगर यहाँ तक की वैल्यू हमारे क्या है, एप्सिलॉन मानते हैं, इसका स्लोप क्या है, ई है, राइट। तो टेन थीटा इक्वल टू ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। उससे एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी कितनी, सिग्मा बाय ई, राइट। और इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू ये रख देंगे तो अपने पास मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस आ जाएगा, सिग्मा बाय स्क्वायर अपॉन 2e। ओके, वेयर कैपिटल ई हमारा यहाँ पे क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। The area under the stress strain curve in the within the elastic limit is called modulus of resilience। उसी तरह की प्रॉपर्टी होती है टफनेस। रेजिलियंस कहाँ तक लेते हैं हम, स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू इलास्टिक लिमिट। ओके, तो उसको तो हम कहते हैं रेजिलियंस। पर अगर फ्रैक्चर पॉइंट तक कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, मतलब उसमें लोड अप्लाई करने के कारण वो मटेरियल फेल हो जाए, तब तक उसमें कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, वो क्या होगा, पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन का शेडेड एरिया हो जाएगा। वही हमारा क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ टफनेस। टफनेस क्या होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अब्सॉर्ब एनर्जी अप टू फेलियर। ओके, इज कॉल्ड टफनेस। द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फेलियर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ टफनेस। और लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस क्या शो करती है कि उस मटेरियल को हम स्क्रैच कितना कर सकते हैं, क्या उस मटेरियल को स्क्रैच कितना कर सकते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट स्क्रैच और अब्रेशन। ठीक है ना। द सरफेस हार्डनेस इज मेजर्ड बाय कैरिंग आउट नॉन डिस्ट्रक्टिव इंडेंटेशन टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव इंडेंटेशन टेस्ट करके हम सरफेस की, मटेरियल के सरफेस के हार्डनेस को टेस्ट कर सकते हैं। अगर मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है मतलब उसकी हार्डनेस भी ज़्यादा है। ओके, ये हो गई हमारी कुछ मटेरियल्स प्रॉपर्टीज़। किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो हमने डिस्कस कर ली है। और अगली क्लास में हम देखेंगे कि किसी भी एक्सियल लोड के प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर्स में किस तरह से डिफॉर्मेशंस होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।